हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है। अगर आपने इसको अभी नहीं समझा तो ये बाद में समझ नहीं आने वाला। ओके, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और अच्छे से इसको समझें। जस्ट आपको नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना, इसको अच्छे से इसको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो हमने एक बार ये देखा था कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें काफ़ी सारे एनोमलीज हैं, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज। तो उनको दूर भी तो किया जा सकता है ना। इंसर्शन टाइम पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, डिलीशन टाइम पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमें कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ अपडेट करना है तो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दूर भी तो किया जा सकता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू उनको दूर किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन। और दूर होगा कैसे वो, जो हमारी बड़ी टेबल है जिसमें हम डेटा एंटर कर रहे हैं और हमें दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वो एनोमलीज वहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो उस टेबल को छोटे टेबल में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, उस टेबल को छोटी टेबल में डिवाइड कर दिया जाए, कुछ एक एट्रीब्यूट को कॉमन रखे ताकि वो टेबल जो है वो एक दूसरे से लिंक भी रहे और वहाँ पे एनोमलीज भी क्रिएट ना हो। तो ऐसे प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ी टेबल को छोटी रिलेशन टेबल में डिवाइड किया जाता है ताकि डेटाबेस एनोमलीज को दूर किया जा सके। ओके, जो भी हमारे सामने एनोमलीज आ रही थी उसको दूर किया जा सके, और हम क्या करें, उस बड़ी टेबल को छोटी टेबल में डिवाइड कर दें। तो यही तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस बनाते टाइम नॉर्मल फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और वो नॉर्मल फॉर्म कौन कौन सी हैं, ये वाली हैं, जिसमें फर्स्ट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। हमारे सिलेबस में पहली तीन हैं, हम ये तीन ही डिटेल में स्टडी करेंगे। बाकी जस्ट हमें नाम पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल फॉर्म्स भी होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो एनोमलीज क्रिएट हो रही है, ऐसा एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने टीचर नाम की एक टेबल बना ली जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स रखे टीचर के बारे में, है ना। यहाँ पे जो एंटिटी है वो टीचर है, तो एट्रीब्यूट क्या होंगे, जो टीचर की इंफॉर्मेशन दे, जो टीचर को डिस्क्राइब करे। तो टीचर के एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो टीचर की आईडी हो सकती है, टीचर का नेम हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ाता है, कौन सी क्लास को पढ़ाता है, जो वहाँ रहता है जहाँ पे भी वो, उसका पिन कोड क्या है और उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टीचर आईडी है वो प्राइमरी की है इस टेबल में, है ना। टीचर आईडी जो है वो क्या है, प्राइमरी की है, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। टीचर आईडी के थ्रू हम किसी भी टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया प्राइमरी की। टीचर नेम जो है उसमें रिपीटेशन हो रही है, जो ऋतु नेम है टीचर का वो 2 बार आया हुआ है, 0621, 0622, इन दोनों ही टीचर का नाम क्या है, यहाँ पे ऋतु है, और इनका दोनों का अलग है। सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो जो पहली टीचर है वो बायोलॉजी पढ़ा रही है, सेकंड हिंदी पढ़ा रही है, थर्ड टीचर जो है वो हिस्ट्री पढ़ा रही है, और फोर्थ भी क्या, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हिस्ट्री के 2 टीचर हैं, तो जो सब्जेक्ट है वहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है। और नेक्स्ट में आप देखोगे कि क्लास कौन कौन सी पढ़ा रहे हैं,
तो जो ये टीचर आईडी है 0621, ये 2 क्लासेस को पढ़ा रही है, 10th और 12th को, बाकी सारे एक एक क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। जो पिन कोड है यहाँ पे वो एड्रेस के हिसाब से होगा, हिसार है तो ये वाला होगा, सोनीपत है तो ये वाला होगा, दिल्ली है तो ये वाला पिन कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस टेबल में, तो एक कॉलम में, एक सेल में 2 वैल्यूज़ हैं, 10 और 12, है ना। क्लास में जो पहला सेल है वहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 10 और 12। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, एनोमलीज क्रिएट होंगी। तो हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करेंगे पहले। ओके तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हर कॉलम मतलब हर फील्ड में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो सेल बने होते हैं उस हर सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि टेबल में एक सेल में एक वैल्यू है तो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसमें आप देखोगे इस टेबल में जो ये वाला सेल है यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 10 एंड 12। तो ये वाली टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए जो क्लास में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक ही सेल में 2 वैल्यूज हैं, तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, एक सेल में 2 वैल्यू ना होके एक सेल में सिंगल वैल्यू ही आएगी। तो कैसे करेंगे, जो ये टीचर आईडी है 0621 रितु बायोलॉजी जो पढ़ा रही है, इसके लिए हम 2 रोज क्रिएट करेंगे, जिसमें एक रो में तो वैल्यू आएगी क्लास की 10 और दूसरी में आएगी 12। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हर सेल में एटॉमिक वैल्यू हो जाएगी, हर सेल में सिंगल वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनाया इसको। जो यहाँ पे है टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट, क्लास, पिन, एड्रेस, ये तो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे जो आईडी थी टीचर की 0621, उसने 2 क्लासेस को पढ़ाया है, तो उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो टीचर आईडी क्या है 0621 रितु बायोलॉजी क्लास 10, पिन और एड्रेस रहेगा ये। अब दोबारा क्या हुआ, क्लास 12th के लिए लिखा हमने, तो दोबारा से वही आईडी आएगी, वही नेम आएगा, वही सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अब की बार क्लास 12th आएगी, वही पिन कोड आएगा और वही एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो 2 वैल्यू एक सेल में आ रही थी उनको अलग अलग कर दिया। तो अब आप देखोगे तो इस टेबल में हर सेल में सिंगल वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये वाली टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये वाली टेबल है, क्योंकि किसी भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही। अगर एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यू आती तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ऐसा था कि एक सेल में 2 वैल्यू आ रही थी, इसलिए इस रो को हमें 2 बार लिखना पड़ा क्लास की अलग अलग वैल्यू के साथ। बाकी जो पूरी टेबल है उसमें हर जगह सिंगल वैल्यू आ रही है, कहीं पे भी देख लो हर सेल में एक एक वैल्यू है, तो उनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू एक सेल में आ रही है उन्हीं को हमें अलग अलग करना है। तो ये वाली जो टेबल बनी है ये बन गई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, है ना। अब आती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारी टेबल होनी चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होंगी, फिर वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होंगी। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, एक टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है यदि वह पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो सबसे पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आएगी, फिर सेकंड में आएगी।
है ना। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है किसी टेबल को ये देखने के लिए कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, वो सबसे पहले तो फर्स्ट में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, हमने देखा था पीछे कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। जैसे कि दो एट्रीब्यूट्स से मिलके कोई कैंडिडेट की बनी हुई है, तो कोई वेरिएबल, कोई एट्रीब्यूट ऐसा हो जो इनमें से एक पे डिपेंड करता हो। ठीक है, मतलब कैंडिडेट की के सब सेट पे डिपेंड करता हो, तो वहाँ पे होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर ऐसा है तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उसको लाने के लिए क्या करना होगा, ये पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी होगी। ओके, तो देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सभी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, पार्शियल डिपेंडेंसी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये जो हमने पढ़ा कि ए और बी को मिलके एक की बन रही है और सी जो है वो इन पे डिपेंडेंट है, तो ये वाले तो हो गए प्राइम एट्रीब्यूट जिनसे मिलके कैंडिडेट की बनी है। जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का हिस्सा है वो तो है प्राइम एट्रीब्यूट, और जो कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं है वो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो फुली फंक्शनल में क्या होगा, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो किसी इसके पार्ट पे डिपेंड नहीं होगा बल्कि पूरी की पे डिपेंड होगा। ठीक है, और पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होगा, वो किसी एक पार्ट पे डिपेंड होगा, वो किसी एक सबसेट पे डिपेंड होगा। तो देखिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है जो हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में थी। टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट, क्लास, पिन, एड्रेस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सी ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मिला के हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनसे मिलके कैंडिडेट की बन सकती है। क्या एक एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की बन सकती है, देखते हैं। इसमें आप देखो क्या सारी वैल्यू अलग अलग हैं, नो। 0621 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसको हम अकेले को कैंडिडेट की नहीं बना सकते। इसको भी नहीं बना सकते क्योंकि ऋतु नेम जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। इसको भी नहीं बना सकते क्योंकि बायोलॉजी, हिस्ट्री 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट जो है इसको भी नहीं बना सकते, इसमें भी वैल्यू रिपीट हो रही है, इसमें भी वैल्यू रिपीट हो रही है, इसमें भी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो अगर कोई एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की नहीं बन पा रहा है तो वो एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट के साथ मिलके भी कैंडिडेट की बना सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टीचर आईडी और क्लास को लें तो इन दोनों को मिला के क्या बना सकते हैं, एक कैंडिडेट की बना सकते हैं। अगर हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर दें, दोनों को मिलाकर कोई की बना लें, तो उन कीज की वैल्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की बनेगी वो बनेगी टीचर आईडी और क्लास के कॉम्बिनेशन से। ओके, तो देखिए इस टेबल में कैंडिडेट की बनी है हमारे पास ये वाली टीचर आईडी और क्लास, अलग अलग नहीं है, दोनों को मिला के कैंडिडेट की बनी है, तभी ये ब्रैकेट लगा रखी है। प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे इसमें, टीचर आईडी और क्लास होंगे, टीचर आईडी और क्लास। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे, जो बाकी बच गए चारों, टीचर नेम, सब्जेक्ट, पिन, एड्रेस। तो यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से, टीचर नेम, सब्जेक्ट, पिन, एड्रेस, टीचर आईडी पर पार्शियली डिपेंडेंट है। ठीक है, टीचर आईडी पर पार्शियली डिपेंडेंट है। आप देखोगे कि अगर जो है पिन 0201 है तो उसकी टीचर आईडी ये वाली है। देखो दोनों की सेम है तो टीचर आईडी सेम है। ठीक है, मतलब जो ये वाले जो कीज हैं ये क्या है, इस अकेले पे भी डिपेंड हो रहे हैं। वो तो ये अकेला क्या हो गया, पूरी की का एक पार्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कौन सी डिपेंडेंसी आ गई, पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई है। तो यहाँ पे आप किसी भी एट्रीब्यूट को उठा के देख लो, वो क्या करेंगे, टीचर आईडी पे पार्शियली डिपेंडेंट है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो फुली डिपेंडेंसी हो जाती। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है,
दोनों से मिलके कैंडिडेट की बनी है, लेकिन जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो टीचर आईडी पे डिपेंड हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियली डिपेंडेंसी हो जाएगी। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस टेबल के हम 2 पार्ट कर देंगे। इस टेबल की हम 2 टेबल बना देंगे। तो कौन कौन सी बनाए इसकी 2 टेबल, जहां से डिपेंडेंसी हमें नजर आ रही है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि टीचर की तो एक टेबल बना दें और क्लास की दूसरी टेबल बना दें। एक में तो हम टीचर की डिटेल डाल दें और दूसरे में क्लास की डिटेल डाल दें। तो अगर हम टीचर की डिटेल डालते हैं, इतनी डालते हैं, अगर हम हम अगर टीचर की डिटेल लिख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 0621 0622 2324, ठीक है। यहाँ पे वो वाली फिर प्राइमरी की बन जाएगी। तो देखिए हमने इसकी 2 टेबल बना दी, एक तो टीचर डिटेल के बारे में और एक क्लास डिटेल। तो यहाँ पे टीचर आईडी, नेम, सब्जेक्ट, पिन और एड्रेस ये ले लिए, और दूसरे में क्या किया, एक क्लास डिटेल लिख दी। क्लास डिटेल में क्या हो जाएगा, सारा आएगा उसमें। तो टीचर आईडी क्लास इसको पढ़ा रहा है, ये टीचर आईडी इस क्लास को पढ़ा रहा है, ये इसको पढ़ा रहा है, ये इसको पढ़ा रहा है। तो इन दोनों कॉलम को लेके हमने क्या किया, दूसरी टेबल बना दी क्लास डिटेल। तो अब आप देखोगे ना, तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि किसी के पार्ट पे डिपेंड करता है, किसी के सबसेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे तो जो अब की बनी है वो एक सिंगल एट्रीब्यूट से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसेट है ही नहीं। और ये वाले जो की है, ये वाली जो आईडी ली है, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट लिया है वो एज ए फॉरेन की काम कर रहा है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट एक में प्राइमरी की है, अगर वो किसी दूसरे टेबल में जोड़ दिया जाता है तो वो एज ए फॉरेन की वहाँ पे काम करता है। तो टीचर आईडी जो है वो अब यहाँ पे फॉरेन की का काम कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगी जब वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी और वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल में फॉर्म में तो हो, ठीक है। पहली कंडीशन है कि आप ये चेक करें क्या वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड कंडीशन है क्या वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। और पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, उस टेबल को डिवाइड करना होगा। उसके बाद आती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, यही कि सबसे पहले तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने जरूरी है, और दूसरा क्या है, उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब एक पहला जो है वो दूसरे पे डिपेंड है और दूसरा तीसरे पे डिपेंड है, और ये जो आपस में डिपेंडेंसी है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे है कि इसमें एक तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे जो एड्रेस है वो डिपेंड है पिन पे। अगर एड्रेस हिसार है तो पिन है 0201, सोनीपत है तो 0202, दिल्ली है तो 0203, दोबारा से दिल्ली है तो 0203। मतलब जो एड्रेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पिन पे डिपेंड कर रहा है। और पिन किस पे डिपेंड कर रहा है, टीचर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, पिन किस पे डिपेंड कर रहा है, टीचर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ओके तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए किसी टेबल को क्या चाहिए, एक तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, दूसरा उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और उसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डायरेक्ट फंक्शनली डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम पे डिपेंड नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या किया, इसके भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, यही बता रखा है जो मैंने ऊपर बताया है डायग्राम में, कि टीचर आईडी जो है वो डिटरमाइन कर रही है पिन को, और पिन डिटरमाइन कर रहा है एड्रेस को। मतलब एड्रेस डिपेंड है पिन पे और पिन डिपेंड है टीचर आईडी पे।
तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। इस टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करना होगा। तो 2 टेबल में कैसे डिवाइड करेंगे कि इसकी तो हम एक टेबल बना लें, जो पहली डिपेंडेंसी है ना उसकी तो हम एक टेबल बना लें और दूसरी डिपेंडेंसी की सेकंड टेबल बना लें। ओके, पहली जो एक डिपेंडेंसी आ रही है उसको तो अलग टेबल में रख लें और जो दूसरी डिपेंडेंसी है उसकी दूसरी टेबल बना लें। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिविटी नहीं होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं होगी। तो यही इसमें किया है। जो हमारे पास टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट, पिन है उसको तो एक टेबल में बना लिया जिसको टीचर डिटेल बोला गया, और जो ये एड्रेस वाली है पिन और एड्रेस, इसको एक एड्रेस टेबल बना ली पिन और एड्रेस लेके। तो इसमें आप देखोगे टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट, पिन और इधर एड्रेस वाली ये हो जाएगी। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्राइमरी की है वो टीचर आईडी है और हर एक जो एट्रीब्यूट है वो टीचर आईडी पे ही डिपेंड कर रहा है अब। ठीक है, जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो सारे किस पे डिपेंड है, टीचर आईडी पे। कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक इस पे डिपेंड कर रहा है और ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे पे डिपेंड करता हो। ये नहीं है कि टीचर नेम जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है या फिर पिन जो है वो एड्रेस पे डिपेंड कर रहा है। नो, हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इसमें भी जो एड्रेस है वो पिन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी नहीं है, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये टेबल किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। जो फोर्थ है वो आता है BCNF। BCNF की फुल फॉर्म आपको देख लेनी है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, BCNF की फुल फॉर्म देखनी है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, और ये क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एडवांस वर्जन होता है। ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एडवांस वर्जन है BCNF और इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। बाकी जो है नॉर्मल फॉर्म फोर्थ एंड फिफ्थ जो भी आगे आती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है और इसकी हमें जस्ट फुल फॉर्म याद करनी है। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ के लिखना, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, लेकिन बिना समझे अपनी नोटबुक में इसको मत लिखना। ठीक है, टेबल में कोई भी गलती मत करना, अच्छे से बनाना, सुंदर सी बनाना। ओके, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे बता सकते हो कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर ले वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।